हेलो एवरीवन, कैसे हो? चलो जी, है ना भाई। शानदार हो, जबरदस्त हो, जिंदाबाद हो। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सारे बच्चे अच्छे कर रहे हैं, ऐसी मेरे को उम्मीद है। तो भैया एक बार सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि हम शानदार क्वेश्चंस आप लोगों को कराने वाले हैं। और एसएससी का जो शिफ्ट है, आज का जो शिफ्ट है, उसके बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से शेयर कर दो भैया ना, सारे के सारे बच्चे फटाफट से। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज का जो सेशन होने वाला है, आपको समझ आ गया होगा कैसा पेपर आया है। जितने भी बच्चे हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं एसएससी के एग्जाम्स की, है ना, वो इस सेशन का फायदा उठा सकते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया ना। तो एक बार सभी बच्चे जो हैं, हाँ जी, मैं भी इधर शेयर कर दिया हूँ। मैंने भी शेयर कर दिया, आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि अब भी जो है वो शेयर कर दे भैया ना। चलो ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, है ना। तो दोस्तों पेपर बड़ा शानदार आया है। राम 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 राम, है ना। कैसा पेपर आया आपके आने वाले आगे शिफ्ट में और बच्चों का भी पेपर होगा। और इंटरेस्टिंग पेपर है, बढ़िया पेपर है, परेशान करने वाला पेपर है। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा परेशान करेगा। और बेसिकली कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर नजर आया है ना। कुछ बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो इस पेपर में आज के में जो है वो नजर आए हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए हैं आज के पेपर में, वो हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया, मुझे फॉलो कर ले, ताकि अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस देख पाए। फ्री क्लासेस के लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा ना। अगर आपसे कोई कोड मांगे तो कोड आपका क्या होगा? कोड होगा हर्ष11। ठीक है। देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन आज का मैं बता देता हूँ ना। आज जो है वो बेसिकली अगर हम ग्रामर वाले पार्ट में बात करें, ठीक है। देखो इंग्लिश का जो सेक्शन होता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो सेक्शन होता है, इस इंग्लिश लैंग्वेज वाले सेक्शन में 3 पार्ट्स होते हैं, आप सब लोगों को पता है। तो ग्रामर में जो बोलबाला रहा है, ग्रामर में आज एरर के क्वेश्चन का बोलबाला रहा है, ठीक है। इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन का बोलबाला रहा है। तो एरर और इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन का आज बोलबाला रहा है, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन पूछे हैं वो ग्रामर में एरर इंप्रूवमेंट से पूछे हैं। वोकैबुलरी अच्छी पूछी है ना, वोकैब अच्छी पूछी है। मैं आप लोगों को बता दूं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत ही आसान पूछे हैं ना। कॉमन सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे हैं, इनको मैं इजी बोलूंगा, इजी आए हैं, है ना। वन वर्ड जो है वो भी आपके इजी ही आए हैं, आसान वर्ड वन वर्ड आए, इजी आपके वन वर्ड आए, ये आसानी से आप लोग कर दोगे। ईडियम्स के बारे में बात करें तो ईडियम्स भी ठीक ही आई है ना, मतलब इसको भी मैं इजी की कैटेगरी में मानूंगा। एक एक आसान आई है, एक टफ आई है ना। अब जो आज का जो बढ़िया पार्ट आया ना, वो जंबल सेंटेंस का आया ना। मतलब रीडिंग स्किल्स में से आपको जंबल सेंटेंस के क्वेश्चन नजर आए और ढंग के क्वेश्चन नजर आए जंबल सेंटेंस के, तो ये एक अच्छा पार्ट है। दूसरा, क्लोज टेस्ट वाला जो सेक्शन है, ये भी उन्होंने पूछा आज के पेपर में, क्लोज टेस्ट भी है, ये भी काफी अच्छा पूछा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ग्रामर ठीक ठाक थी। इंग्लिश के सेक्शन को मैं जो बोलूंगा वो मॉडरेट बोलूंगा। मॉडरेट आज का हमारा पेपर है, और कोई टफ नहीं आया, मॉडरेट लेवल का पेपर आया। कुछ चीजों की वजह से ये अच्छा हो गया, जैसे कि रीडिंग स्किल्स की वजह से, नई ईडियम्स की वजह से, और इंप्रूवमेंट भी ठीक ठाक आए, तो इस वजह से ये सेक्शन आपका थोड़ा सा ढंग का बन गया। बाकी ओवरऑल पेपर वाज इजी, है ना, पेपर आसान था, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। मेरा अभी फाउंडेशन एडवांस बैच स्टार्ट होने वाला है। तो अगर कोई बच्चा 25 तारीख से मोस्ट लाइकली शुरू करेंगे, तो कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो, बेसिक बैच मेरा खत्म हो गया, ठीक है, खत्म होने वाला है, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहे तो मेरे रेफरल कोड का प्रयोग करके अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेता है। तो बड़ा शुरुआत करते हैं, देखते हैं भाई आज के क्वेश्चंस क्या हैं, और पढ़ेंगे सिनोनिम्स के क्वेश्चन की तरफ, है ना। देखो भाई, सिनोनिम्स के क्वेश्चन को देख लो, आ जाओ भैया ना।
सिनोनिम्स के क्वेश्चन को देखो ना, तो पहला क्वेश्चन जो आया था वो आया था लॉस, ठीक है। लॉस आप सब लोगों को पता है, जब आप किसी चीज को लॉस कर देते हो या कोई चीज आपसे चली जाती है तो आप उसे खो देते हो, राइट। इसका जो अपोजिट है, इसका जो एंटोनिम है ना, 3 वर्ड जो है वो एंटोनिम्स दिए हैं इसके, राइट। अगर हम मान लो गेन बोले तो गेन का मतलब भी आपके पाना होता है ना। रीगेन का मतलब भी आपके पाना होता है और फाइंड का मतलब भी आपके पाना होता है। तो तीनों आपके एंटोनिम आए, आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। आप इसको एलिमिनेट कर दोगे, इसको कर दोगे, इसको कर दोगे ना, तीनों को आप आसानी से एलिमिनेट करके आपका आंसर पहला दे दोगे, ड्रॉप कर देना। अगर आप किसी चीज को लॉस कर देते हो तो मतलब लूज करने का मतलब यही होगा, उसे खो देना, और ड्रॉप करना जो है इसका परफेक्ट सिनोनिम है ना। फाइंड, गेन और रिगेन तीनों में से कोई सा नहीं होगा, तीनों आपके कैंसिल आउट हो गया ना। तो ये पहले शिफ्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आया ये भी आपके वोकैबुलरी से रिलेटेड है, और देख लो भाई सिनोनिम का क्वेश्चन है ना। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके जेनरिक है। जेनरिक का मतलब होता है जनरल, राइट। मतलब ऐसी चीज जो, जेनरिक का मतलब होता है जनरल, है ना। अगर आपने कभी देखा हो आमिर खान के शो में, एक बार जो है वो डॉक्टर समित शर्मा आए थे, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और जेनरिक मेडिसिन मतलब ऐसी मेडिसिन जो कि किसी कंपनी से बिलोंग नहीं करती, और वो यूनिवर्सल मेडिसिन होती है जिसपे सबका हक होता है ना। मतलब कोई भी ले सकता है, मतलब जिसमें सेम सॉल्ट है, वो किसी कंपनी का टैग नहीं है उसके ऊपर, है ना। तो जेनरिक आपके जनरल को रिप्रेजेंट करता है। जेनरिक का मीनिंग क्या हो गया आपके, जनरल, ठीक है। अच्छा, अब जेनरिक का मतलब अगर आपके जनरल है तो सिनोनिम्स देखो भाई इसके। इंडिविजुअल तो किसी पर्सनल को रिप्रेजेंट करता है, कोई पर्सनल व्यक्ति, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति इंडिविजुअल हो गया, ये नहीं होगा। पर्टिकुलर भी आपके कैंसिल आउट हो गया, स्पेसिफिक भी आपके कैंसिल आउट हो गया। तो सही आंसर आपके क्या होगा, यूनिवर्सल। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा ना। इट वाज इजी, इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आए मतलब, समझ रहे हो आप, मतलब जिनको तुम आसानी से सॉल्व कर पाओगे, जिनको, जिनमें मतलब कोई बहुत ही खतरनाक जो है वो लॉजिक नहीं है सब आपके, है ना। आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो भाई आपके, है ना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने वर्ड आया है, अब यहाँ पे एंटोनिम के क्वेश्चन आया ना। 4 जो क्वेश्चन आए वो वोकैबुलरी से है। वोकैबुलरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो भाई, वोकैबुलरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मतलब आप ये देख लो, 4 तो सिनोनिम एंटोनिम्स में से हो गए, है ना। 4 सिनोनिम्स में से और एंटोनिम्स में पूछ लिए इन्होंने, ठीक है। उसके बाद में 2 क्वेश्चन आपके वन वर्ड के हैं, 2 वन वर्ड के आ गए, 2 क्वेश्चन आपके ईडियम्स के आ गए। तो 2 ईडियम्स के हैं, 2 वन वर्ड के हैं, और 2 4 मतलब 2 सिनोनिम के, 2 एंटोनिम के, टोटल 4 क्वेश्चन आ गए। यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए। 8 क्वेश्चन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपके कितने हो गए, 16 मार्क्स, 16 मार्क्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अंग्रेजी का पेपर है 50 नंबर का पेपर होता है, उनमें से इन्होंने 50 में से 16 क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो वोकैबुलरी में से पूछ लिया ना। दूसरा, स्पेलिंग्स के ऊपर से में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं साहब। हाँ जी, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप देखोगे कि स्पेलिंग के 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो मतलब बड़ी आसान सी वोकैबुलरी आई है ना, और अच्छी वोकैबुलरी, मतलब इतनी स्टैंडर्ड टफ वोकैब नहीं है। सीज का मतलब क्या होता है, अरे भाई सीज का मतलब होता है कोई दुकानों को सीज कर लिए। अरे रोजाना पढ़ते हो ना, हमारी दुकान सीज कर ली, किसी की गाड़ी सीज कर ली, किसी की बाइक सीज कर ली। तो सीज का मतलब आपके कैप्चर करना होता है। अब आपको एंटोनिम चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, वेस्ट, कैप्चर भी नहीं होगा, स्नैच भी नहीं होगा। सही आंसर आपके क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। रिलीज इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो सीज का मतलब होता है किसी चीज को कैप्चर कर लेना, पकड़ लेना, धर लेना, है ना, अपने कब्जे में कर लेना। जब आप किसी चीज को छोड़ दोगे, रिलीज करना इसके एंटोनिम में आ जाएगा। तो ये भी आपके आसान क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपके सिनोनिम में पूछे हैं, 2 क्वेश्चन आपके एंटोनिम में। अगला क्वेश्चन आपके एंटोनिम में, देखो भाई क्या क्वेश्चन पूछा है, आसान क्वेश्चन है। देखो भाई, है ना, ये देखो, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, ग्रेजुअल, है ना। अब यार ग्रेजुअल कितना आसान वर्ड है भाई, है ना। अगर कोई चीज ग्रेजुअल होती है तो वो शने शने होती है, स्लोली स्लोली होती है ना। ग्रेजुअल धीमे धीमे, हिंदी में बोलते हैं शने शने, शने शने, हिंदी में यही बोलते हैं ना। अरे यही बोलते हैं ना, शने शने, स्लोली स्लोली, है ना। अब अपोजिट क्या होगा भैया ग्रेजुअल का, क्या मॉडरेट होने वाला है, क्या मेजर्ड होने वाला है, नहीं, है ना।
इसका अपोजिट आपको चाहिए तो कोई चीज स्पीड से होगी, रैपिडली होगी, है ना, स्पीड से हो, रैपिड से हो, रैपिडली हो, तो वो इसका अपोजिट हो जाएगी। तो ग्रेजुअल का अपोजिट वर्ड आपके क्या हो गया है, रैपिड हो गया ना। ठीक है, तो ये भी काफी आसान है। 4 क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, दोनों बड़े आसान आसान से क्वेश्चन आया ना। अब बढ़ते हैं हमारे ईडियम्स की तरफ। देखो भाई ईडियम के कैसे क्वेश्चन आए, ईडियम्स की तरफ मूव कर लो। तो ये आ गया भाई आपके रेज दी बार, मतलब बार मानी लाइन, बार को रेज करना है ना, रेज दी बार है ना। बार को रेज करने का मतलब क्या होगा कि क्या किसी वाटर लेवल को रेज करना होता है, स्टैंडर्ड्स को रेज करना होता है, मनी को रेज करना होता है, प्रेशर को रेज करना है। अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आप लोग कितनी अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन अगर आप ठीक ठाक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर कोई मैगजीन पढ़ते हैं या कोई नॉवल पढ़ते हैं, कुल मिलाकर के थोड़ी बहुत भी रीडिंग करते हैं ना, तो इससे अच्छी और इससे इजी इडियम आप लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकती। रेज द बार का मतलब होता है रेज दी स्टैंडर्ड, है ना। कहीं से भी पानी का, मनी का या प्रेशर का लेवल बढ़ाने का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना, कंपटीशन को बढ़ाना, स्टैंडर्ड को बढ़ाना, है ना। तो जैसे आप बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत बोलते हैं कि रेज द बार, मतलब अपने आप को बेहतर बनाओ और लोगों से बेहतर बनाओ, रेज करो बार को, स्टैंडर्ड को रेज करो साहब, है ना। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम आसान है, आसानी से आप लोगों ने कर लिया होगा साहब, है ना। उसके बाद में देखो भाई नेक्स्ट आप लोगों के सामने है बैंग फॉर वंस बक। बैन, बक होता है आपके पैसा, बक अंग्रेजी में। जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, हाउ मेनी बक्स डू यू हैव, अंग्रेजी पिक्चर्स देखते हो क्या थोड़ी बहुत, अरे इंग्लिश मूवीज अगर थोड़ी बहुत देखते हो तो उसमें बहुत बार बोलता है ना, आई हैव नो बक्स, है ना, या हाउ मेनी बक्स फॉर दिस बर्गर, है ना, कुछ भी मान लो, है ना। तो ये जो आपके आया है, ये ईडियम आई है, इसका लेना देना, बक चूंकि मनी को रिप्रेजेंट करता है तो इसका लेना देना आपके मनी से ही है, ठीक है। अब चौथा ऑप्शन आपके नन ऑफ द अबव है ना, नन ऑफ द अबव। अब इसका लेना देना पैसे से है, तो देखो भाई क्या होगा, बैंग, बैंग का मतलब होता है सब आपके बैंग का धमाका, है ना। तो कोई ऐसी चीज जो कि आपके, जो भी आपने पैसा खर्च किया है उसके लिए अच्छी वैल्यू देती है, गुड वैल्यू फॉर दी मनी स्पेंड, जो आपने पैसा खर्च करा है उसके लिए उसकी बहुत अच्छी वैल्यू मिल गई है, बैंग फॉर दी वंस बक कहलाता है। तो नॉट, अभी यहाँ पे बच्चे जो गलती करेंगे वो ऑप्शन नंबर 1 या 3 में करेंगे, कोई तीसरा लगा के आया होगा, कोई पहला लगाया होगा। तो इसको मैं थोड़ी सी टफ मान सकता हूं कि शायद बच्चे पहले और तीसरे ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाए और कोई तीसरा करके आ जाए और किसी को फर्स्ट करके आ जाए, तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडरेट मान लूंगा। बाकी अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएगा तो इसको भी सही कर सकता है, इसमें भी कोई ऐसी अजीब आपके ईडियम ये नहीं आई है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया वन वर्ड के क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, देख लो वन वर्ड क्या परेशान करने वाले क्वेश्चन आए क्या, वन वर्ड के कहीं से भी वन वर्ड के क्वेश्चन भी परेशान करने वाले नहीं है, देख लो आसान है। अ ग्रुप ऑफ कैटल और शीप, कलेक्टिव नाउन पढ़ते हो तो कलेक्टिव नाउन में बहुत बार आप लोगों को शायद मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर कोई जीडी वाले बैच में भी मेरे साथ था तो कलेक्टिव नाउन में मैंने पढ़ाया हुआ है कि जो कैटल होती है या फिर आपके शीप होती है उसका कलेक्शन क्या कहलाता है, बताओ भाई क्या कहलाता है, बोल भाई मयंक क्या कहलाता है, सही जवाब दिया मयंक, बिल्कुल। कमलेश कुमार गुप्ता बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो कलेक्शन किसका, बेसिकली कैटल का या जो शीप का कलेक्शन होता है वो हर्ड कहलाता है। ग्रोव जो होता है वो बेसिकली झाड़ियों का कलेक्शन होता है ना, ग्रोव ऑफ ट्रीज, छोटे छोटे जो झाड़ियां होती है उनका कलेक्शन आपके जो है वो ग्रोव कहलाता है। बाकी टोरेंट आपके धारा से रिलेटेड है, राइट, तो ये भी आसान है ना। या फिर बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीजें अगर बहुत अधिक मात्रा में अगर कोई चीज आ जाए तो उसके लिए भी टोरेंट वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं ना। आओ भाई उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो आसान था। अब ये देखो भैया ना, अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा बताओ भाई, 3 नॉवेल्स और प्लेस ईच, इसमें थोड़ा सा देखो, एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया है। हाँ जी, एक्चुअली क्वेश्चन था ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स, बाकी ये हटा दो, ये गड़बड़ है, ठीक है, इसको हटाओ, लैंग्वेज में गलत हो गया ना। असली क्वेश्चन क्या था, ये था ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स, 3 जो नॉवेल्स होते हैं उनका कलेक्शन आपके क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स। ये छोड़ो भाई क्वेश्चन, इस पे आ जाओ, 3 नॉवेल्स का कलेक्शन है, ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स क्या कहलाएगा, हाँ जी, सिंगुलर कहलाएगा, सोलिटरी कहलाएगा, ड्यूल कहलाएगा या ट्राइलॉजी कहलाएगा। असल में क्वेश्चन ये था, इससे आसान क्वेश्चन कुछ है क्या, अरे एक बार बताओ, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या,
कि भाई 3 जो नॉवेल्स हैं उनका कलेक्शन आपके क्या कहलाएगा? आसान है? अरे आसान है ना भैया, बहुत ही आसान है सर, ट्रायोलॉजी कहलाएगा, है ना? ठीक है। अगर तुमने अगर क्या नाम है उसका, अनिमेश है वो, शिवा ट्रायोलॉजी पढ़ा है क्या तुमने? ग्रुप ऑफ शिवा ट्रायोलॉजी, एक वो नोवेलिस्ट है यार, नाम नहीं है, उसने शिवा ट्रायोलॉजी लिखा है, शिवा ट्रायोलॉजी, याद है क्या? अरे नाम भूल गया मैं उसका, क्या नाम है उसका? शिवा ट्रायोलॉजी, ये एक आपके जो था वो, सॉरी है ना, ये क्या नाम उसका, तो ये शिवा ट्रायोलॉजी खूब कॉमन नाउन है, शिवा ट्रायोलॉजी। ये लो, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, ये शिवा शिवा ट्रायोलॉजी, ये देखो ये सबने पढ़ रखे हैं, ये इसके जो राइटर हैं, इसका है ये जो भी राइटर है, द शॉप शिवा ट्रायोलॉजी। ये नॉवल अमीश अमीश बनर्जी चतुर्वेदी, ये कौन है जिसने लिखा है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, शिवा ट्रायोलॉजी, शॉप शिवा ट्रायोलॉजी। कहने का मतलब है ऐसे चीजें हैं जो थोड़ी सी अवेयरनेस हो ना किसी भी बच्चे में, थोड़ा भी अवेयर रहता हो वो चीजों को लेकर के, तो आराम से वो कर सकता है सब, है ना? नॉवेल्स का कलेक्शन आपके क्या कहलाता है भैया? ऑब्वियसली 3 नॉवेल्स का कलेक्शन आपके क्या कहलाएगा? ट्रायोलॉजी कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब कोई बहुत ही टिपिकल वर्ड्स नहीं आए, काफी आसान वर्ड्स आए। तो वोकैबुलरी में तुम 14-15 मार्क्स आसानी से ला सकते थे। अगर आज कोई पेपर दे के आया तो उसके 14-15 नंबर पूरे हैं, अगर कोई आएगा था गलती ना करे तो आराम से 14-15 नंबर लेकर के आएगा। वोकैबुलरी में ऐसी कोई इशू नहीं है, ठीक है? अब आओ भाई, ये स्पेलिंग्स, थोड़ा सा स्पेलिंग्स के क्वेश्चन भी दिए, और कमाल की बात यह है कि स्पेलिंग के एक नहीं, दो नहीं, 3-3 क्वेश्चन ठोक दिए। तो पहला है डिक्रीज की स्पेलिंग बताओ। अब डिक्रीज की स्पेलिंग आप ये देखो, ये होगी क्या? पहली वाली हो सकती है क्या? अरे एक बार बताओ, ये पहली वाली स्पेलिंग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। DECREASE जो है वो आपके करेक्ट आंसर होगा, और ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके सही आंसर हो गया। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 किया उन सबका सही हो गया ना? आसान है, स्पेलिंग्स एकदम आसान है। चलो और देख लो भाई, और स्पेलिंग पे मैंने बोला ना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन स्पेलिंग में खूब पूछे, स्पेलिंग के अंदर बहुत मौज काटी है। ये देखो, स्पेसिफाई की स्पेलिंग नहीं आती क्या आप लोगों को? मतलब स्पेलिंग भी ऐसी पूछी है कि आप लोगों के मौज हो जाएगी। ये देखो भाई, स्पेसिफाई, ये लो जी, आराम से कर दोगे, ये सब गलत है। स्पेसिफाई की स्पेलिंग सबको आती है, स्पेसिफिक, स्पेसिफाई, किसी को जोर आएगा क्या इसमें? हाँ जी। उसके बाद में नेक्स्ट स्पेलिंग आई है आप लोगों के पास में, पीसफुल, ये लो जी, ये भी कर दोगे तुम। कितने बच्चे पीसफुल की स्पेलिंग गलत करके आएंगे बताओ भाई? अरे गलत करके आओगे क्या पीसफुल की? PASE लोग, अरे जी पीसफुल आपके एकदम सही स्पेलिंग हो गई, ये फूल कर दिया, है ना? तो भैया ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके करेक्ट हो गया। तो देखो इतनी आसान आपके स्पेलिंग आई है, पीसफुल आई है, स्पेसिफाई आई है, डिक्रीज आई है, स्पेलिंग के अंदर मौज कर दी। 3, ये 6 नंबर दे दिए, 6 मार्क्स दे दिए फोकट के, फ्री के 6 नंबर दे दिए, ये लो भाई। और क्या चाहिए तुम्हें? इससे बढ़िया इजी चीजें क्या चाहिए? इससे आसान चीजें आपको क्या चाहिए? फ्री फोकट के नंबर दे दिए, बड़े प्यारे नंबर दे दिए, है ना? हैवी ड्राइवर निकला SSC तो, है ना? बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन दे रहे हैं। अब आओ भाई, है ना? अब देखो, अब आओ, ठीक है? नाउ कम्स द क्वेश्चंस ऑफ ग्रामर, ठीक है? यहां पे थोड़ा सा ग्रामर में थोड़ा सा इन्होंने गेम खेलने की कोशिश करी है ना, यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को नचाने की कोशिश करी है। चौथा ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट है, घबराना मत। नो इंप्रूवमेंट, जानते हो ना नो इंप्रूवमेंट क्या होता है? तो चौथा ऑप्शन आपके नो इंप्रूवमेंट हो गया, ठीक है? नो इंप्रूवमेंट हो गया। बाकी के 3 ऑप्शन आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, थोड़ा सा कटा हुआ है तो घबरा जाओ कहीं भी, है ना? इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग हैवीली ऑल थ्रू दिस वीक, है ना? तो इट इज रेनिंग हैवीली ऑल थ्रू दिस वीक, है ना? अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, है ना? ऑल थ्रू दिस वीक मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी बात जो कि प्रेजेंट में भी इफेक्टिव है। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनो, पूरी वीक की बात हो रही है, मतलब वीक में इस पॉइंट ए पे एक्शन स्टार्ट हुआ और बी तक चला, है ना? अब ये चूंकि प्रेजेंट में भी इफेक्टिव है, इफेक्टिव इन प्रेजेंट, है ना? प्रेजेंट में इफेक्टिव है। अगर कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, अगर कोई एक्शन आपके पास्ट के किसी पॉइंट में स्टार्ट हो रहा है और प्रेजेंट में भी इफेक्टिव है ना, प्रेजेंट में भी उसका प्रभाव बना हुआ है, कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है कि जिससे ये पता चले कि वीक आपके खत्म हो गया है, या फिर इससे ये पता चले कि वीक आपके एंड हो गया है। ये जरूर पता है कि मतलब वीक के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब
पहला दिन जो है वो पास्ट का है, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, मान लो मंडे से लेकर के संडे तक, है ना, ये पूरा वीक है। अब हमें इस सेंटेंस से ये नहीं पता कि भैया वीक एंड हुआ या नहीं हुआ, बट इतना पता है कि वीक की बात हो रही है, यानी कि पहला दिन गुजर चुका है, दूसरा दिन भी शायद गुजर चुका है, तीसरा दिन भी, एक दिन गुजरा हो, 2 दिन गुजरा हो, 3 दिन गुजरे हो, ये हमें नहीं पता कितने दिन गुजरे हैं, लेकिन इतना पता है कि एक आधा दिन निकल गया, है ना, कंप्लीट हो गया, तभी तो वो वीक को कंसिडर कर रहा है। एक से ज्यादा दिन है तभी तो वो बेसिकली वीक को कंसिडर कर रहा है। तो पूरा वीक का नाम ले रहा है, इसका मतलब पास्ट के किसी ए पॉइंट पे एक्शन स्टार्ट हुआ है और वो प्रेजेंट में भी इफेक्टिव है ना। अब ऐसे केस में आप सेंटेंस किस में लिखोगे, आपके पास में दो ऑप्शन बनते हैं ना, या तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट में लिखो, या तो आप उसे किस में लिखो, प्रेजेंट परफेक्ट में लिख दो, पहला ऑप्शन, या फिर आप उसको किस में लिख दो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिख दो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ये दो ही टेंस आपके पास में बनते हैं, या तो आप इसमें लिख दो या तो इसमें लिख दो, या तो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखो। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ऑप्शन तो है नहीं, है ना, इट इज रेंज। अब ऑब्वियस ही बात है, इट इज रेंज पॉसिबल ही नहीं है, नो इंप्रूवमेंट भी नहीं आएगा, है ना, और इट रेन्ड पास्ट में भी नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, इट हैज रेन्ड हेवीली ऑल थ्रू दिस वीक। ये करेंगे तो सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। बोलो भाई, बोलो, बात समझ आ रही है क्या? मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बात समझ आ रही है क्या? कि या तो आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट में लिखोगे या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखोगे ना, ऑल थ्रू दिस वीक। समझ रहे हो क्या? ऑल थ्रू दिस वीक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल थ्रू दिस वीक, ये टाइम एक्सप्रेशन है। अरे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये, अरे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो टाइम एक्सप्रेशन है ये किसका है बताओ भाई? ये कैसा टाइम एक्सप्रेशन है? ये हमें बता रहा है कि किसी पास्ट के किसी ए पॉइंट में स्टार्ट हुआ और अभी भी बना हुआ है, प्रेजेंट में भी बना हुआ है, इफेक्टिव है प्रेजेंट में भी, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखो, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखो, सेंटेंस आपके सही हो जाएगा। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। यहां पर अच्छे क्वेश्चन आना शुरू हैं, ग्रामर में ढंग के क्वेश्चन आना शुरू है ना। अगर आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, अच्छे हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, स्ट्रांग है, तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। आओ भाई देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ग्रामर में क्या क्वेश्चन पूछा है देखो। आओ, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था और इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो, है ना। देखो, जब तुम मॉडल्स पढ़ोगे, है ना, मॉडल्स पढ़ोगे, जब किसी ने मॉडल, आई डोंट नो तुम में से किसी ने पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है, तो मॉडल्स के चैप्टर में मैं बहुत बार ये बात पढ़ाता हूं ना, कि जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है? वुड रेदर का। अच्छा, वुड रेदर का जो स्ट्रक्चर होता है, वुड के साथ में रेदर, इसको डिनोट करने का काम करता है चॉइस को या फिर प्रेफरेंस को। अगर मान लो आपको आपकी प्रेफरेंस या चॉइस का कॉन्टेक्स्ट, मीनिंग, कहने का मतलब है सेंटेंस में अगर कॉन्टेक्स्ट कैसा हो, चॉइस का या प्रेफरेंस का कॉन्टेक्स्ट हो, तो चॉइस या प्रेफरेंस को डिनोट करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? वुड रेदर का प्रयोग करोगे, है ना। चॉइस को या प्रेफरेंस को डिनोट करने के लिए आप वुड रेदर का प्रयोग करोगे। इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस है। आई वुड रेदर डाई देन बेग। मैं भीख मांगने की बजाय जो है वो क्या करना पसंद करूंगा? मरना पसंद करूंगा ना। आई वुड रेदर डाई देन बेग, भीख मांगने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। इस तरीके के बहुत सेंटेंस होते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वुड रेदर का प्रयोग करते हैं। आ जाओ भाई सेंटेंस की तरफ। आई कैन रेदर बी ए पुअर मैन इन अ गैरेट विद प्लेंटी ऑफ गुड बुक्स टू रीड देन अ किंग हु डिड नॉट लव रीडिंग, है ना। तो मैं जो है वो बेसिकली एक पुअर आदमी बनना पसंद करूंगा, पुअर रहना, गरीब रहना पसंद करूंगा, लेकिन जो है ऐसा राजा नहीं बनूंगा जो कि बेसिकली जिसको रीडिंग करने से मोहब्बत नहीं हो, जिसको रीडिंग से मोहब्बत नहीं हो ना। चौथा ऑप्शन एज यूजुअल आप सब लोगों को पता है, नो इंप्रूवमेंट है। अब आई कैन रेदर भी सही होगा, आई मस्ट रेदर भी सही होगा, या आई वुड रेदर भी सही होगा। ऑलरेडी आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया मैं तो गरीब ही सही हूं, लेकिन मैं ऐसा राजा नहीं बनूंगा जिसको रीडिंग पसंद नहीं है ना। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके करेक्ट हो जाएगा। प्रेफरेंस और चॉइस को रिप्रेजेंट करने के लिए वुड रेदर का प्रयोग हम सेंटेंस में करते हैं।
ठीक है, चलो भाई ये भी आसान था, आसानी से हो गया। अब देखो भाई क्लोज टेस्ट के ऊपर हम बात करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल सा आया है, दिख रहा है क्या आपको राइट हैंड साइड में? थोड़ा सा मैं इधर इसको किसका देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए, ठीक है। चलो अपन क्लोज टेस्ट में बाद में बात करेंगे, क्लोज टेस्ट के बारे में, और देख लेते हैं और चीजें क्या क्या आई है, राइट। अगर क्लोज टेस्ट के ऑप्शन को देखेंगे तो क्लोज टेस्ट के ऑप्शन भी कोई बहुत टिपिकल नहीं है, क्लोज टेस्ट भी आसान है और इसके ऑप्शन भी बहुत आसान है, ठीक है। इसके ऊपर बढ़ जाएंगे, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। आ जाओ भैया ना, अब जंबल सेंटेंस की तरफ बढ़ लो या और देख लो, ये देखो जंबल सेंटेंस काफी अच्छा है ना, तो जंबल सेंटेंस है। हाँ, अब आओ भैया ना पैसिव, थोड़ा सा ग्रामर वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। आओ भाई, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आया और बड़ा धांसू क्वेश्चन आया, मतलब जो पूरा पेपर है, इस पेपर में जान फूकी है ना, वो किसने फूकी है? ग्रामर ने फूकी है। मतलब मैं ये कह सकता हूं वोकैब वाला पार्ट जो है, वोकैब वाले पार्ट ने बच्चों के मौज काट दी है, इसने मौज काट दी, और ग्रामर वाले पार्ट में बच्चों की टेस्ट किया। मतलब ये अच्छी बात है, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड, मैं ये रूल रट्टे वाले जो कॉन्सेप्ट चल रहे थे, बच्चों को लग रहा था 10 20 50 100 रूल रट लिए एसएससी सीजीएल का पेपर क्रैक कर देंगे। आई एम वेरी हैप्पी कि ढंग के क्वेश्चन दिए हैं, अच्छे क्वेश्चन दिए हैं ग्रामर के। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट, है ना। बहुत खुश हूं मैं इस बात से, अच्छे क्वेश्चन दिए ग्रामर के क्वेश्चन देख करके मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। अब देखो वॉइस का क्वेश्चन दिया है ना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया है ना। द यूनियन वांट्स टू सी ए रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स। अब इसके ऑप्शन देखो भैया ना, ऑप्शन देखो, ऑप्शन से तुम्हें थोड़ा सा मतलब ट्रैक चेंज हो रहा है भाई, ग्रामर के क्वेश्चन अच्छे आना शुरू हो रहे हैं। अब वो पहले वाली बात नहीं है कि इजी इजी से क्वेश्चन आ गए थे, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ढंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो भैया ना, द यूनियन वांट्स टू सी अ रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स, है ना। अब देखो चारों ऑप्शन बड़े धांसू है और बड़े स्मार्टली आप लोगों को इसको प्ले करना है। देखो ये जो वांट्स है ना, ये आपके फाइनाइट वर्ब है ना, और ये जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब इस तरीके के सेंटेंसेस में बेसिकली हम क्या करते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों का पैसिव बनाते हैं। मतलब आपको इस फाइनाइट वर्ब का भी पैसिव बनाना है और आपको इस नॉन फाइनाइट वर्ब का भी पैसिव बनाना, दोनों वर्ब्स का आपको पैसिव बनाना, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक पैसिव ऑफ बोथ दीज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सो सेंटेंस को देखो भैया ना, द यूनियन वांट्स टू सी अ रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स। हाँ जी, देखो भैया ना, देखो यहां पर बेसिकली, राइट, यहां पर जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है मेजरली, जो आपको जो वर्ब है जिसके पास में ऑब्जेक्ट है वो टू सी है ना, और उसके पास में क्या ऑब्जेक्ट है, अ रिडक्शन है। और ये जो फ्रेज है ना, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये भी इस रिडक्शन को ही क्वालिफाई करने के रिडक्शन, लेकिन किसका रिडक्शन, वर्किंग आवर्स का रिडक्शन, है ना। मतलब ये जो नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इस नॉन फाइनाइट के लिए, इसको क्वालिफाई करने के लिए आपके ये वर्किंग आवर्स आ रहा है। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो आ रही है, ये किसको क्वालिफाई करने के लिए आ रही है, ये इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आ रही है, रिडक्शन। लेकिन किसका रिडक्शन, किस चीज में रिडक्शन, वर्किंग आवर्स में रिडक्शन। तो इन वर्किंग आवर्स, इन वर्किंग आवर्स ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, रिडक्शन को कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट जो है वो साथ में हो गया ना, इट इज टुगेदर, आप इसे सेपरेट नहीं कर पाओगे, रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। अब अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली सोचोगे, रिडक्शन वाज वांटेड टू बी सीन बाय द यूनियन इन वर्किंग आवर्स। अब ये देखो ये क्यों गलत हो गया, ठीक है। अब ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये जो फ्रेज है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये किसके लिए आ रही है, द यूनियन के लिए आ रही है या फिर इस रिडक्शन के लिए आ रही है। आप उसको वहीं प्लेस करोगे जिसको क्वालिफाई करने के लिए आ रही है। अगर वो रिडक्शन को क्वालिफाई करने के लिए आ रही है ना, तो इस प्रेपोजिशनल फ्रेज को आप रिडक्शन के साथ ही रखोगे, रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स इसको आपको साथ रखना पड़ेगा। अब यूनियन के बाद में प्लेस कर दिया इसको, यानी कि ये सेंटेंस आपके गलत हो गया, मतलब पहला वाला आपके गलत हो गया। बनाया सही है, वॉज वांटेड ये भी पैसिव बना दिया और टू बी सीन ये भी बना दिया, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता हो मैं आप लोगों को बता दूं कि वॉन्ट्स, वॉन्ट्स यहां पे कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फाइनाइट वर्ब है। तो हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, वॉन्ट्स है या वांटेड है, हाँ जी है ना, हाँ ठीक है। वॉन्ट्स आपके कैसी है, फाइनाइट वर्ब है, इसका क्या बन जाएगा, इज वांटेड,
इज वांटेड, इसका पैसिव फॉर्म होगा, इसका पैसिव फॉर्म इज वांटेड होगा, ठीक है, पहला फाइनाइट वर्ब का ए। दूसरा आपके पास में नॉन फाइनाइट वर्ब है टू सी, राइट, और ये एक्टिव फॉर्म है। इसकी पैसिव फॉर्म क्या होती है? इसकी पैसिव फॉर्म होती है टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हम अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो वो होगा टू बी सीन, टू बी सीन पैसिव होगा, ये आपके पैसिव फॉर्म है, राइट। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव फॉर्म, और ये आपके पैसिव फॉर्म है। तो आपको ये दोनों चीजें देखनी है, जहां पर आपको बेसिकली इज वांटेड मिल जाए और टू बी सीन मिल जाए वो परफेक्ट होगा, लेकिन बाकी के ऑप्शंस को भी आपको देखना पड़ेगा। तो एक तो आपके प्रेपोजिशनल फ्रेज को गलत प्लेस किया है, दूसरा ये वाज वांटेड ये भी गलत हो गया, इज वांटेड आएगा वाज वांटेड नहीं आएगा, ये भी इस वजह से गड़बड़ हो गया, ठीक है। फिर देखो रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स वांटेड टू बी सीन बाय द यूनियन, ये गलत है, ठीक है। इन वर्किंग आवर्स रिडक्शन हैज टू बी सीन बाय द यूनियन, ये भी गलत है ना। तो बेसिकली आपके ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो गया। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में ना आपके लिए मैटर क्या करेगा, वर्ब की फॉर्म मैटर करेगी। आप बाकी चीजों को छोड़ो, वर्ब की फॉर्म को देखो। आप ये देखो कि अगर ये वांट्स है, मैं सारी चीजों को गायब कर रहा हूं ना, जिससे आप लोगों को थोड़ी सी और क्लैरिटी बनेगी। देखो सारी चीजों को गायब कर रहा हूं ताकि आप लोगों के और ज्यादा क्लैरिटी बने। अरे एक बात बताओ, 4 ऑप्शन है, आप लोगों को पैसिव बनाना है, आप तो इस वर्ब पे फोकस करो, है ना। एक ये है और एक ये है, इसका बनेगा तो क्या बनेगा, इज वांटेड बनेगा ना। अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका इज वांटेड बनेगा ना। इसका अगर बनेगा तो क्या बनेगा, टू बी सीन बनेगा। अब वो ऑप्शन देखो जहां पर ये दोनों चीजें अवेलेबल है, ये भी कैंसिल हो गया, इज वांटेड नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इज वांटेड नहीं है, केवल वांटेड है, एक्टिव ही फॉर्म है। पैसिव इज ऑल अबाउट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बहुत बार पढ़ाया मैंने, पैसिव इज ऑल अबाउट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं आएगा, फिर थर्ड भी आपके कैंसिल हो गया, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, है ना, ठीक है। हैज टू बी सीन ये भी सही फॉर्म नहीं हुई, वर्ब की फॉर्म ही बदल दी। तो इज वांटेड मिल रहा है, वांट्स की पैसिव फॉर्म मिल गई हमें, और इसके अलावा टू बी सीन टू सी की पैसिव फॉर्म मिल गई हमें। बस जहां पे ये मिल गई वही सेंटेंस आपके सही हो गया, ठीक है। हाँ जी हाँ, इज वांटेड से भी हो जाएगा, हाँ कहीं पे भी इज वांटेड नहीं है, इससे भी हो जाएगा। देखो इस बच्चे ने, मयंक ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, इसने बोला सर वांट्स का इज वांटेड होगा, एक ही ऑप्शन में इज वांटेड है, ऑप्शन नंबर 4 में इज वांटेड है, बाकी किसी में नहीं है, वैसे भी हो जाएगा ना। बड़ा आसान है, आसानी से कर लोगे, बट क्वेश्चन अच्छा है ना। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। गुरुजी की तो आदत है ज्यादा दिमाग लगाने की, है ना। आओ जो भाई, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसका देखो भाई, है ना। राम सेड माय मास्टर इज प्लानिंग टू बिल्ड अ ह्यूज हाउस इन मुंबई, है ना। अब ये नरेशन का क्वेश्चन आ गया भाई, है ना। तो देखो, है ना, देखो ध्यान से देखो, इज प्लानिंग अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो अपने पैरेलल पास्ट कंटिन्यूस में जाता है, मैं सिर्फ वर्ब पे फोकस करता हूं, यानी कि ये वॉज प्लानिंग में जाएगा, वॉज प्लानिंग में कन्वर्ट होगा। इतनी सी बात मुझे पता है, बाकी की चीजें बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। तो अब देखो क्या ये बात फॉलो हो रही है, क्या यहाँ पे प्लान्ड हो गया, ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो गया, राइट। वॉज प्लानिंग कहां पर है, वॉज प्लानिंग कहां पर है, दैट हिज मास्टर्स प्लानिंग, ये वॉज प्लानिंग ऑप्शन नंबर 4 में, ये सही हो गया, खत्म बात, राइट। सिर्फ वर्ब पे फोकस करो, है ना। इस प्लानिंग वॉज प्लानिंग में जाएगा, 3 ऑप्शन अपने आप कैंसिल हो रहे हैं, वॉज प्लानिंग सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो, हो जाएगा ना, अरे सेकंडों में हो जाएगा, हाँ बस इसको देखते हैं आपके हो जाएगा, ठीक है। और बढ़ो भाई आगे। नेक्स्ट आप लोगों के सामने, कैथरीन सेड आई वाज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट। अब देखो आई वाज वॉकिंग, है ना, मतलब जो पास्ट कंटिन्यूस होता है, राइट, पास्ट कंटिन्यूस होता है वो किस में जाता है, अल्टरनेट टेंस, यानी कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाता है, ये बात मुझे पता है। यानी कि ये किस में कन्वर्ट होगा, वॉज वॉकिंग आपके हैड बीन वॉकिंग में जाएगा। बस इतनी सी बात मुझे पता होनी चाहिए, वर्ब पे फोकस है मेरा, बाकी सब चीजें आपके आसान हो जाएगी, है ना। तो देखो ये ऑप्शन नंबर, ये 4th कैंसिल हो गया, कैथरीन सेड दैट शी हैज बीन वॉकिंग, ये भी कैंसिल हो गया, हैड बीन नहीं है, शी हैड बीन ये भी कैंसिल हो गया, फर्स्ट ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। एक सेकंड में आंसर कर रहा हूं मैं, फोकस किस पे, वर्ब पे। 99% एसएससी जो क्वेश्चन पूछती है ना, उसमें ज्यादा झोल होल नहीं है, ऑप्शन का पूरा प्रयोग करो, ऑप्शन को पूरी तरीके से यूज करो, ऑप्शन ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे, मतलब सेकंडों में क्लिक करना चाहिए। वॉज वॉकिंग, हैड बीन वॉकिंग कहां पर है, वर्ब्स पे जाओ, हैड बीन वॉकिंग ऑप्शन नंबर 2 में, करेक्ट आंसर हो गया भैया।
यू होना चाहिए ना, बड़ा फास्ट। टाइम कैसे बचाओगे? टाइम ऐसे ही तो बचाओगे, या पूरा का पूरा करने बैठोगे? पूरा का पूरा करने बैठोगे ना। वॉज वॉकिंग, हैड बीन वॉकिंग, कहां पर है हैड बीन वॉकिंग? क्योंकि वो जो गेम होता है ना वो वर्ब्स पे होता है ना। ज्यादातर जो ऑप्शन बनाती है एसएससी उनमें वर्ब में ही गलतियां करती है, वर्ब की गलतियां होती है। तो देखो वॉज वॉकिंग गलत, हैज बीन वॉकिंग गलत, हैड वॉक गलत। आराम से आप कर लोगे ना, आसानी से हो जाएगा ना। आ जाओ भाई, है ना। ये लो भाई, एरर का क्वेश्चन आया। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन आया, ललन टॉप क्वेश्चन आया ना। हाँ सर, ये आज का आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ बेटा, तुम एग्जाम दे के आई हो क्या? हाँ जी बेटा, एग्जाम दे के आई हो क्या? हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है ना। अब देखो भैया, ये भी एक आपके आसान सा क्वेश्चन था, है ना। इंडियाज अचीवमेंट्स ऑन द क्रिकेट फील्ड हैज इनविगोरेटेड द एंटायर नेशन। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? अचीवमेंट्स है क्या? ये सब्जेक्ट है क्या? राम्स राम्स आइडियाज वर नॉट गुड। वर नॉट गुड है ना। कहने का मतलब ये है, राम के आइडियाज अच्छे नहीं थे ना। यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? ये आइडियाज कर रहा है, राम के आइडिया। तो पोजीशन शो कर रहा है, आइडियाज अच्छे नहीं है। अरे गुड क्या नहीं, आइडियाज नहीं है। ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, यही होता है कॉन्सेप्ट। अब ये देखो, अचीवमेंट्स कैसा सब्जेक्ट है? अचीवमेंट आपकी प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर ये अचीवमेंट प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके लिए कैसी वर्ब लगाओगे? प्लूरल वर्ब लगाओगे। तो यानी कि इस हैज को आप किस में कन्वर्ट कर दो? हैव में कन्वर्ट कर दो। जैसे इस हैव में कन्वर्ट कर दोगे सेंटेंस सही हो जाएगा, है ना। यानी कि गड़बड़ कहां पर है? ऑप्शन नंबर 3 में गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपके इनकरेक्ट हो गया ना। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपके इनकरेक्ट हो गया। हैव इनविगोरेटेड कर दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। अच्छा जी, खत्म हो गया क्या? तो ये क्वेश्चन आए थे दोस्तों आज के आपके। अब जो है वो मैं जंबल्ड सेंटेंस के ऊपर आ जाता हूँ ना। जब तक जंबल्ड सेंटेंस नहीं आएंगे तुम्हारी आत्मा को चैन नहीं पड़ेगा। आओ भाई, आओ। देखिए, लगाओ दिमाग। मैं चाहता हूं कि इसमें थोड़ा सा तुम अपने बुद्धि बल का प्रयोग करो और आंसर करो। ये लो भैया ना, जंबल्ड सेंटेंस के ऊपर करो भाई, दिमाग लगाओ, करो, देखें क्या पॉसिबल आंसर होंगे। करो। दिस सिनेमा, दिमाग लगाओ भैया ना, लगाओ भाई। दिस सिनेमा इज द मोस्ट पॉपुलर सेंटर ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स। There is no place in the modern world where cinema does not tempt all groups and classes alike. There is no place in the modern world where cinema does not tempt all groups and classes alike. Its popularity is indeed beyond any challenge or doubt today. Cinema is one thing which is appreciated all over the world. This cinema is the most popular center of entertainment of modern times. ठीक है, एक बात बताओ। देखो, चारों सेंटेंस को आपने पढ़ लिया। सिनेमा 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 सिनेमा, जीवन है सिनेमा। अब आपको क्या करना है बच्चों? पहली प्रायोरिटी जो है, पूरा पूरा जो चारों जंबल सेंटेंस है ना, चारों सेंटेंस किसके आसपास घूम रहे हैं? चारों सेंटेंस घूम रहे हैं एक वर्ड के आसपास। वो कौन सा है? सिनेमा। इसके आसपास घूम रहे हैं ना। आप लोग अगर सिनेमा से रिलेटेड फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ पाते हो तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। पहला सेंटेंस कैसा होगा? इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, और ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस भी होगा। इंडिपेंडेंट होगा और इंट्रोडक्टरी होगा। मतलब आप लोगों को ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जहां पर इस सिनेमा का इंट्रोडक्शन हो रहा है। इस सिनेमा का इंट्रोडक्शन कौन से सेंटेंस में हो रहा है? वो आपके पहला सेंटेंस होगा। पूरी रामायण इस सिनेमा के आसपास घूम रही है। अब ये चारों सेंटेंस पढ़ करके बताओ कि इनमें से कौन सा सेंटेंस है जिसमें सिनेमा का इंट्रोडक्शन हो रहा है? बताओ भाई, किसमें हो रहा है सिनेमा का इंट्रोडक्शन? बोलो भाई। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। बचपन में कहानी सुनी थी क्या? अरे बचपन में कहानी सुनी थी क्या, है ना? वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए गर्ल। जब भी आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हो तो क्या आप देयर का प्रयोग करते हो क्या? देयर वाज अ किंग, याद करो। देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी नाइस। उसके बाद में आगे की बातें होती है क्या? तो ये देर से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट जो होते हैं वो इंट्रोडक्टरी होते हैं क्या? बताओ भाई कि हाँ सर, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होते हैं। हाँ जी, बोलो भाई कि हाँ सर, जनरली आपके इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी ये आपके पहला सेंटेंस होगा। अरे होगा क्या? बोला हाँ सर, 100% होगा। केवल एक ऑप्शन में बी आ रहा है, बाकी में किसी में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, खत्म बात।
मतलब अगर आपने ये देख लिया, अगर आप ये ढूंढ पा रहे हो कि पहला सेंटेंस जो होगा, फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो आपके बी होगा, फिर उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, कुछ ही नहीं देखना आप लोगों को, है ना। ये ए है, ये सी है, ये ए है, बी इज द करेक्ट आंसर। बी ए सी डी सेकेंडों में कर दोगे। बोलो भाई, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाया तो 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये। बोलो भाई, है ना, है या नहीं है? चलो भाई, है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, होशियार हो, अच्छे बच्चे हो, है ना, इंटेलिजेंट बच्चों की पहचान हो तुम। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, जंबल सेंटेंस का अगला क्वेश्चन एक और आया है, ये सेंटेंस आज के पेपर में आया है। कैसा पेपर आया है? इजी पेपर आया है मेरी तरफ से। बस थोड़ा सा, मैंने बोला ना, ग्रामर और रीडिंग स्किल्स में गेम खेला है। ग्रामर के अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, रीडिंग स्किल्स के अच्छे क्वेश्चन पूछा ना। ये देखो जंबल सेंटेंस का, करो भाई आंसर। देखो, सच पीपल बिलीव दैट फेट इज प्रोडेन्ड बाय गुड, सच पीपल मतलब ये कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात हो रही है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, देखो मेरे को पढ़ के ही पता चल गया कि पहला तो है वो किसी भी हालत में फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि ये किसी बात को आगे बढ़ा रहा है। मतलब ये जिस भी लोगों के बारे में बात हो रही है, उनको ऑलरेडी उनके बारे में पहले कुछ चर्चा हो चुकी है। ऐसे लोग जो है वो बिलीव दैट फेट इज प्री ऑर्डेंड बाय गॉड, है ना, ठीक है। अब ये कैसे लोग हैं? ऐसे लोग हमेशा ही विश्वास करते हैं, तो इन ऐसे लोगों की चर्चा पहले हो चुकी है, यानी कि ये किसी भी हालत में पहला सेंटेंस नहीं होगा। ये मैंने बस पहली लाइन पढ़ी है और ये मेरे दिमाग में बात हिट कर गई। अब मैं चाहता हूं कि आप भी जो है वो बेसिकली इस तरीके से अपने दिमाग को लगाओ। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने में आपको सिर्फ 5 सेकंड चाहिए, 5 सेकंड में कर लोगे आप, राइट? हाँ जी, देखो, है ना, देखो ग्रामर का लॉजिक है कि प्रोनाउन जो है वो कभी भी पहला सेंटेंस नहीं होता। प्रोनाउन जो है वो जनरली जनरली अगर मान लो आपके पास में नाउन है, अगर आपको जंबल सेंटेंस में नाउन मिला और प्रोनाउन मिला है, ऑब्वियस सी बात है पहले कौन आएगा? पहले नाउन आएगा ना। नाउन के स्थान पे तो प्रोनाउन आते हैं, तो पहले आपके वो सेंटेंस आएगा जिसमें नाउन है। चारों सेंटेंस को पढ़ करके आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट सेंटेंस आपके कौन सा है, ये वाला है। देखो, दूसरा सेंटेंस पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि पहला सेंटेंस आपके ये होने वाला है, अ फेटलिस्ट बिलीव्स इन डेस्टिनी। इंडिपेंडेंट बात है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बात है, यहीं से इस पूरे कहानी की शुरुआत हो रही है। अकॉर्डिंग टू हिम फेट इज अ प्री रिटन थिंग, इट कांट बी चेंज्ड और मेड बाय मैन, सच पीपल बिलीव दैट फेट इज प्रीऑर्डेन्ड बाय गॉड। चारों सेंटेंस पढ़ लिए, ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि पहला फर्स्ट सेंटेंस होगा, फर्स्ट सेंटेंस आपके जो है वो आपके क्यू होने वाला है, और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसके अंदर क्यू पहला सेंटेंस है, ना ऑप्शन 2 में, ना 3 में, ना 4th में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इतने आसान, मतलब ये तो आसान है, इजी था ये, है ना, 5 सेकंड का भी नहीं है। जंबल सेंटेंस बड़ा आसान सा जंबल सेंटेंस है। हाँ जी, हाँ जी, बड़ा आसान है और बड़े आसानी से आप लोगों ने कर दिया, ठीक है। 5 सेकंड में कर सकते हो। ए फेटलिस्ट बिलीव्स इन डेस्टिनी, फर्स्ट सेंटेंस आया, और अच्छा क्वेश्चन है ना। अब जंबल सेंटेंस आप लोगों के हो गए और पैसिव वॉइस वगैरह करा दिए। अब आ जाओ भैया ना, क्लोज टेस्ट बच रहा है आपके अंतिम, और इस क्लोज टेस्ट ने क्या नाच नचाया है ये देख लो भैया ना। पहले देखो, जब भी क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन आए ना, आप देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना शुरू करते हैं ना, तो पहले एक लाइन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में इस पे ऑप्शन, ऐसा नहीं करना है ना। एग्जाम में जब भी कल परसों 16 तारीख को, 17 को, 18 को, जब भी जिसका पेपर हो, सबसे पहले पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ना, ठीक है। क्या कहानी है उसकी, थीम को समझना। अगर थीम को समझ गए ना, तो एक आधे ऑप्शन आप देखो, टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी चीज है। अगर तुम अपना टाइम बचा पा रहे हो तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, ठीक है। तो पूरा पढ़ो, इससे क्या तुम्हें थीम समझ में आ जाएगी, और थीम के बेसिस पे भी एक आधे क्वेश्चन हो जाते हैं ना। तो द हनी बी इज अ वेरी अनयूजुअल काइंड ऑफ इंसेक्ट। हनी बी जो है बहुत ही अनयूजुअल काइंड ऑफ इंसेक्ट है। अदर इंसेक्ट विच लिव अलोन, द हनी बी लिव्स एज डैश ऑफ अ कम्युनिटी। समझ में आ रही है ना थीम? हनी बी के बारे में बात हो रही है, अजीब है। बाकी के लोग जो है अकेले रहते हैं, लेकिन ये कम्युनिटी में रहता है। दीज बीज लिव टुगेदर इन व्हाट इज नोन एज बी डैश। क्या बोला जाता है वो, इसके बारे में बात हो रही है। द हेड ऑफ द बीज इज कॉल्ड द क्वीन बी। जो हेड होता है वो क्वीन बी कहलाता है। शी इज डैश देन द रेस्ट ऑफ द बीज, मतलब हायर होगी, ऊंची होगी। देखो मेरे को नहीं पता क्या है,
लेकिन उसके बारे में बात हो रही है क्वीन बी के बारे में, तो वो बड़ी पोस्ट पे है, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव वर्ड है, उसको बड़ा बताया जा रहा होगा। हर मेन टास्क इज टू डैश एग्स, मतलब उसका मेन काम क्या है, एग्स को अंडे देने वेने का काम होगा, कुछ ऐसा कह रहा होगा। तो मुझे ऑलमोस्ट समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, क्या कहानी हो रही है ना। अब मैं ऑप्शंस के ऊपर जाऊंगा और आराम से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से सारे ऑप्शन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, आसान है? हाँ जी, आ जाओ भाई, आ जाओ, है ना। तो आ जाओ भाई, बढ़ते हैं पहले ऑप्शन की तरफ। द हनी बी इज अ वेरी अनयूजुअल काइंड ऑफ इंसेक्ट, है ना, और अदर इंसेक्ट्स विच लिव, है ना। अब एक बार बताओ, आगे आगे की कहानी क्या कह रही है? बाकी क्या लोन रहते हैं और ये ग्रुप में रहते हैं, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि हनी बी जो है ना वो दूसरों से अलग है। अगर दूसरों से अलग है तो वर्ड क्या आएगा? देखो ऑप्शन भी तुम्हें बता देंगे, मतलब सिमिलर और लाइक में कोई अंतर नहीं है, तो इसका मतलब वो ये चाह रहा है कि कोई ऐसी चीज है जो सिमिलर और लाइक से मिलती जुलती नहीं है, ठीक है। मतलब दो ऑप्शन एक जैसे दे दिए, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये नहीं हो सकता है। तो और वैसे भी सेंस को देखो ना यार, इसमें क्या लॉजिक लगाना, सेंस में देखो, सेंस से पता चल जाएगा कि हनी बी जो है वो दूसरे इंसेक्ट से अलग है, बाकी अकेले रहते हैं। अरे आगे पढ़ के तुम्हें पता चल गया ना, बाकी के तो अकेले रहते हैं, हनी बी ग्रुप में रहता है, अनलाइक अदर इंसेक्ट्स, है ना। अनलाइक, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आ जाएगा, अनलाइक आ जाएगा, राइट। प्रेपोजिशन है, दूसरे इंसेक्ट्स से अलग है ना, और अनलाइक है, बिल्कुल सही हो जाएगा सब आपके, है ना। अलोन, है ना, द हनी बी लिव्स एज एन, मतलब समझ आ गया ना, हनी बी कैसे रहते हैं भैया, ग्रुप में रहते हैं, या द हनी बी लिव्स एज अ, अब आर्टिकल ए एन आया ना, एज ए एन ऑफ अ कम्युनिटी। अच्छा, इस पे क्या होता है, ए एन, देखो अब के स्मार्टली गेम खेला है, क्या होता है आर्टिकल ए एन से कई बार, अब देखो अगर मान लो यहाँ पे ए दे देते हैं ना, तो ये तो ऑप्शन आपके वैसे ही कैंसिल हो जाता ना, तो इन्होंने स्मार्टली खेला, इस बार ए और एन दोनों लगा दिए, है ना, ताकि आप लोग जो है वो एक आधे ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाओ, है ना। तो देखो कम्युनिटी का क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। देखो कम्युनिटी का क्या होता है, इंडिविजुअल होगा, ग्रुप होगा भाई, अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी। आप लोगों को दिमाग लगा के आंसर करना है। कम्युनिटी का क्या होगा, मेंबर होगा, ट्रुप होगा। ट्रुप जो है वो तो अपने आप में कलेक्टिव नाउन है, तो ये जो कम्युनिटी है ना, ये कलेक्टिव नाउन है और इसका एक मेंबर है ना, एक उसके मेंबर के रूप में रहती है, ठीक है। सो अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा, इंडिविजुअल ऑफ कम्युनिटी नहीं होगा, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी नहीं होगा, मेंबर ऑफ कम्युनिटी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, आसान था, अरे ये भी आसान था, आसानी से आप लोगों ने कर लिया होगा। फिर देखो, टुगेदर इन व्हाट इज नोन एज द बी हाउस, कॉलोनी, आर्मी एंड हाउस, होम, आर्मी और कॉलोनी, है ना। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, बी जिस जगह रहती है ना, बी हाउस और होम, ये तो भैया उनका कोई घर वर नहीं है ना, तो बी छत्ता बना करके, मधुमक्खी जो छत्ता बना करके रहती है ना, वो जो उसका जो घर होता है ना, वो क्या कहलाता है, वो कॉलोनी कहलाता है। एंट्स का भी होता है, एंट्स जब रहते हैं टुगेदर एक जगह, एंट्स हो गया, बीज हो गई, इनका इनका जो हाउस होता है वो आपके क्या कहलाता है, कॉलोनी, मतलब इनका जो ग्रुप होता है, A colony of ants और bees, ये भी आपके कलेक्टिव नाउन का हिस्सा है। A colony of ants, bees, etc. है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 कॉलोनी आ जाएगा, आर्मी नहीं होगा, ठीक है। कॉलोनी जो है वो आपके सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो आपके नेक्स्ट, आप लोगों के सामने देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ देखो भैया ना। क्वीन बी, शी इज, यहां से देखो, शी इज डैश देन द रेस्ट ऑफ दी बीज, है ना, मतलब मतलब ये कैसी है, उनसे हैवी होती है। शी इज डैश देन, देखो एक बात ध्यान से दोनों, जब भी आपको देन नजर आ जाए, ये कंपैरेटिव डिग्री लेता है भैया ना। अरे ये किसका कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन ऑफ कंपैरेटिव है, इसे हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन ऑफ कंपैरेटिव, कंजंक्शन ऑफ कंपैरेटिव, ये कंजंक्शन ऑफ कंपैरेटिव कहलाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हमेशा आप देन का प्रयोग करते हो। तो क्या तुम ये दो ऑप्शन कैंसिल मार पाओगे क्या? अरे दो ऑप्शन कैंसिल मार पाओगे क्या इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे? बिल्कुल मार पाओगे, हाँ जी, है ना। तो मतलब उनसे बड़ी होती है ना, या कहने का मतलब है कि जो क्वीन भी है उसको, वो बड़ी होती है, हैवी नहीं, लार्जर होती है ना, बड़ी होती है, लार्जर देन द रेस्ट ऑफ द, उसकी इमेज बड़ी है, वो उनसे बड़ी है ना, उसका काम अलग है, उसकी वैल्यू बड़ी है,
है ना, तो शी इज लार्जर देन द रेस्ट ऑफ द बीज। और आगे देखते हैं उसका मेन टास्क क्या होता है। हर मेन टास्क इज टू डैश एग्स। अंडों को क्या किया जाता है, अंडों को क्या किया जाता है, हैच किया जाता है, मेक किया जाता है, बियर किया जाता है, ले किया जाता है। ठीक है, सोच मतलब वो उसका मेन काम क्या है। अरे वो जो बी जो है वो अंडों को क्या करेगी। हाँ जी, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, वो अंडों को ले करेगी, है ना, अंडे देने का उसका काम होता है, यही कहना चाह रहा है। उसका मेन टास्क क्या होता है, अंडे अंडे देने का काम होता है। ठीक है, मतलब उसका काम केवल और केवल अंडे देने का काम होता है ना। हाँ जी, है ना, ठीक है, वेरी नाइस। हाँ जी, एंड शी ले दी एग्स बिफोर दी। कुल मिलाकर के पेपर आसान है, बढ़िया पेपर है। और दोस्तों अगर आप इसी तरीके से पेपर का फायदा उठाना चाहते हैं, मैं रोज आपको 12 बजे 12 PM अन अकेडमी स्पेशल क्लासेस में एमबी पब्लिकेशन का सेट करा रहा हूं। एमबी पब्लिकेशन सेट इंग्लिश का, है ना। आप अगर अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो रोज 12 बजे फ्री क्लासेस में आ जाएं। फ्री स्पेशल क्लास कैसे लेनी है, फ्री स्पेशल क्लास आप लोगों को बता देता हूं भैया। आओ फ्री स्पेशल क्लासेस का फायदा उठाओ। पूरा पेपर मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा ना, इजी इजी से सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो भैया जाकर के फॉलो कर लेना गुरुजी को। तो गुरुजी की प्रोफाइल ये है, अन अकेडमी पे सर्च करना है इस नाम को। इस नाम को सर्च करोगे तो प्रोफाइल मिल जाएगी, फॉलो कर लेना। अगर आपसे कोई कोड पूछे तो हर्ष11 कोड लगा देना। फ्री क्लासेस के लिए भी यही कोड लगा करके एंट्री मार लेना, ठीक है। और पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में डलवा देंगे, ठीक है। क्लास की पीडीएफ आपको अभी कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा, मैं डाल दूंगा, वो डाल देंगे, ठीक है। और अगर आप में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड हो, मेरा बेसिक बैच कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को बता दूं, मैं ग्रामर पढ़ाता हूं अनअकैडमी प्लस में, 2 बैचेस में पढ़ाता हूं। पहला बेसिक बैच, दूसरा एडवांस बैच। बेसिक बैच जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है। 25 तारीख से एडवांस बैच शुरू करूंगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वो बैच होता है। उसके साथ में साइमल्टेनियसली वोकैबुलरी का भी बैच शुरू करूंगा। तो भैया आ जाओ सारे के सारे बच्चे और फायदा उठाओ बैच का। और प्लस सब्सक्रिप्शन लेना कैसे होता है, अपनी कैटेगरी चूज करो। प्लान 12 महीने का, साल भर का ही चूज करना। कम से कम 5-6 महीने पढ़ाता हूं मैं, उससे पहले सिलेबस खत्म नहीं होता मेरा ना। तो तैयारी कर पाओगे अच्छे से। ये 500 रुपीज पर मंथ है और ये 300 रुपीज पर मंथ है। दोनों ही बड़े बेहतरीन जो है वो आपके प्लान्स है। तो जाओ और फायदा उठाओ इन दोनों प्लान्स का। 500 रुपीज पर मंथ, और दोनों में से कोई सा ले लो, बेहतरीन प्लान है, ठीक है। और सिर्फ मेरी क्लास नहीं मिलेगी, सबकी क्लास मिलेगी, है ना। जितने भी टॉप टीचर्स है, अभिनय सर हो गए, साहिल सर हो गए, और भुवनेश सर हो गए, अंकित अवस्थी सर हो गए, 200 से ज्यादा एजुकेटर्स है, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जी के, सबकी क्लास मिलेगी। कोड गुरुजी का लगा लेना बस, आपके गुरुजी का कोड वैसे ही कम लगता है, मेरे कोड बच्चे कम इस्तेमाल में लेते हैं, तो इंग्लिश कम ही देखते हैं, जीके का ज्यादा क्रेज रहता है। तो हर्ष11 लगा लेना भाई, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन अ लॉट।